एक बीजेपी के सपोर्टर ने एक बहुत ही गहरी बात की थी जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बात हमको बहुत बड़ी सीख देती है और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इनका ये कहना था कि यूं तो हम बीजेपी के सपोर्टर थे और हमारे जितने भी पूर्वज थे वो बीजेपी को ही वोट देते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार हम केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस बार हमने उनको वोट नहीं दिया तो आगे से कोई भी नेता काम नहीं करेगा। खानदानी बीजेपी वाले थे, खानदानी। मेरे पिताजी इमरजेंसी में जेल में बंद थे। अच्छा, इमरजेंसी में? हाँ, और हमने कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, लेकिन वोट केजरीवाल को देंगे। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल जो है प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूँ उसे? और अगर आज उसको वोट नहीं दिया ना, आज अगर वो हार गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। बेसिकली इसका मतलब ये, लोग काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है अगर उसको काम पे वोट नहीं मिलेगा तो फिर आगे जाके वो काम क्यों करेगा? वो भी उन्हीं ऑब्वियस फैक्टर्स को ढूंढेगा जिनकी वजह से दूसरे पॉलिटिशियंस को वोट मिल रहा है। और वो ऑब्वियस फैक्टर्स क्या है वो आपको पता ही है। कि जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? अपने पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल एज अ रेवेन्यू ऑफिसर काम किया करते थे, लेकिन सिस्टम में इतना करप्शन था कि ये इतना डिसअपॉइंट हुए कि 2006 में इन्होंने रिजाइन कर दी अपनी पोस्ट से और आईएएस की जॉब छोड़ दी। 2014 में फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी आप जब सिस्टम में घुस जाते हो तो आपको मालूम चलता है कि इस ऑफिसर का लेवल भी बहुत छोटा है, आप ये रह के भी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। 2001 में उन्होंने एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम था परिवर्तन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था गवर्नमेंट को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना देना। 2006 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उन्हें रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, और यह अवार्ड उन्हें विलेजर और स्लम ड्वेलर्स के साथ आरटीआई एक्ट लाने के लिए उनके वर्क के लिए उन्हें दिया गया था। और प्राइज मनी से उन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया और आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्क को कंटिन्यू किया। Where good people within and outside the government join hands to battle the corrupt and the apathetic. It is a fight for justice, for surely when people go hungry, it is not food but justice that is in short supply. 2007 में जब उन्हें लगा कि आरटीआई अकेले इस करप्ट सिस्टम से लड़ने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तब 2007 में लॉयर प्रशांत भूषण के साथ मिलकर, जो कि आज एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ मिलकर जन लोकपाल बिल को ड्राफ्ट किया। जब उन्हें लगा कि एनसीपीआरआई यानी कि नेशनल कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन से अलग हो गए, जब उन्हें लगा कि इस बिल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और 2011 में अन्ना हजारे के साथ आकर मिल गए, और शायद ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न था। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ स्ट्रीट्स पर रैलीज की, उनके साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए विद मोटिव टू एंड करप्शन। जब अन्ना जी रामलीला मैदान में बैठे थे तो मेरे पास एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला कहता है, जी 16 साल से मैं पुलिस में नौकरी कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस में, और मैंने खूब रिश्वत कमाई, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने एक पैसा नहीं लिया, और जितने आनंद का अनुभव मैं अंदर कर रहा हूं, मैंने 16 साल में वो आनंद का अनुभव नहीं किया। वो बात अलग है कि वही अन्ना हजारे आज के करप्शन पे चुप है। क्यों चुप है वो तुम्हें पता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और इसके बाद से ही लोगों की नजर में अरविंद केजरीवाल आने लगे, और यहाँ से पॉलिटिक्स का एक जो रास्ता था वो बिल्कुल इनके लिए खुल चुका था। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि जब तक आप इस देश की पॉलिटिक्स को नहीं बदलोगे, जब तक आप कुछ भी नहीं बदल सकते। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब उनके लिए चॉइस नहीं थी, अब ये एक स्टेप बन चुका था कि पॉलिटिक्स में उन्हें आना है। एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद 2012 में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल ने लॉन्च किया। 2013 के असेंबली इलेक्शन में आपने 28 सीट जीती, और ऐसा माना जा रहा था कि केजरीवाल की इस जीत को और कांग्रेस की शीला दीक्षित की हार को सिर्फ केजरीवाल की पॉपुलैरिटी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही केजरीवाल ने ऑफिस से रिजाइन दे दिया था जब जन लोकपाल बिल को पास नहीं किया गया, और 2015 में फ्रेश इलेक्शंस हुए और आप वापस से इलेक्शन जीती, और इस बार पार्टी ने 70 में से 67 सीट्स जीती।
2020 में पार्टी एक बार फिर बीजेपी को हराकर जीती और केजरीवाल की सरकार दोबारा बनी। 2012 में जब केजरीवाल की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम ही इनका जो मेन फोकस था वो बेटर गवर्नेंस को बनाने का था और मिडिल क्लास लोगों पे था। केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत की थी वो की थी करप्शन को हटाने से, और धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन जैसी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसकी तरफ भी इनका फोकस जाने लगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले गए, लोगों ने इन फैक्टर्स के साथ इनको जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि आम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक आदमी है। 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शंस में केजरीवाल की पार्टी को बहुत ही बुरी डिफीट देखने को मिली, जब बीजेपी ने दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत ली। एज अ रिजल्ट अरविंद केजरीवाल को फिर से लोगों के बीच में आना पड़ा, लेकिन एक एक्टिविस्ट की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियंस की तरह, जो कि लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। जब दिल्ली में शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहे थे तो केजरीवाल ने काफी न्यूट्रल स्टैंड लिया और इस बात को लोगों के सामने रखा कि वो ना ही लेफ्ट की तरफ है और ना ही राइट की तरफ है, और शाहीन बाग ही नहीं बल्कि उनके लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि लोग उन्हें वोट देंगे या नहीं। एक देश को बदलने के लिए जो सबसे पावरफुल फैक्टर होता है वो होता है एजुकेशन, लेकिन देश की इकोनॉमिकली जो हालत है, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, और केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो उन्होंने अपने स्कूल्स को चेंज करके ऐसा दिखा दिया है कि ये वो इंसान है जो कि सरकारी स्कूल्स को भी प्राइवेट की तरफ बनाने के दमखम रखता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो तारीफ को डिजर्व करते हैं। And there's been an increase in the number of people seeking admission in Delhi government schools, leaving private schools in Delhi almost double as compared to last year. Why are children leaving private schools in hordes and now enrolling themselves in government schools? जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के सपने देखना शुरू कर दिए थे, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स के साथ नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुके थे। 2011 के अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद से ही अरविंद केजरीवाल लोगों के मन में ये बिलीव बना दिया था कि करप्शन हटाने के बाद ही एक पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट पॉसिबल है। और उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट में से कुछ करप्शन फ्री स्लोगन्स उठाए और उन्हें डेवलपमेंट गोल के साथ मिक्स कर दिया, जिसके इम्पैक्ट देश की यूथ पे पड़ा। एज अ रिजल्ट 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खातिर, निजी स्वार्थ के खातिर अन्ना हजारे जी के इतने बड़े महान कार्य को, इतने बड़े महान आंदोलन को इसकी पीठ पे इन लोगों ने छुरा भोंक दिया। उनके बगल में बैठ करके इनका उनकी दरी नीचे से खींच लेने का प्रयास किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक वेलफेयर जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन ऐसी चीज़ों को अपना पॉलिटिकल गोल रखा, और इन्होंने हमेशा से ये कहते थे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, मुझे पता है कि इस देश की सरकार के पास कितना पैसा है। और 2013 के स्टेट इलेक्शंस में उनकी ऑपोजिशन लीडर शीला दीक्षित का पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दिया था। दिल्ली के बाद अब उनकी जो नेक्स्ट टारगेट था वो गोवा और पंजाब था। पार्टी में से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे पॉलिटिशियन को निकाल दिया था, और पार्टी के मेंबर्स ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी गोवा में इलेक्शन जीत सकती है। हालांकि रिजल्ट्स जब आए तो पार्टी ने गोवा से बेहतर पंजाब में परफॉर्मेंस किया, जहां उनके 20 एमएलए जीते। अपने ही परफॉर्मेंस को देखते हुए केजरीवाल ने अब पीएम पर अटैक करना बंद कर दिया और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन, सीएए बिल और राम मंदिर जैसे सेंट्रल डिसीजन को अपना सपोर्ट देकर एक नेशनलिस्ट कैरेक्टर डेवलप कर लिया लोगों के बीच में। अपने काम के लिए आरएसएस लीडर राम माधव से भी केजरीवाल को अप्रिसिएशंस मिले हैं। तो क्या पॉलिटिक्स ऑफ वर्क यानी कि काम की राजनीति हेल्पफुल होगी केजरीवाल के लिए 2024 में भी? क्योंकि यहाँ पे बात दिल्ली की सीट जीतने की नहीं है, यहाँ पे बात पीएम की हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए एक चिंता की बात भी है। क्यों है ये बात मैं नहीं बताऊंगा, बात कोई और बताएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी उस एक सपोर्टर की बीजेपी की, जिसने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आज उस केजरीवाल को वोट नहीं दिया तो आगे कोई भी नेता काम नहीं करेगा। ये ऐसा इन्होंने क्यों बोला? इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम कर रहा है लेकिन उसको वोट उस काम पे नहीं मिल रहे हैं और लोग उसको एज अ पीएम नहीं देखना चाहते हैं, तो आगे जो फ्यूचर में जो हमारे पॉलिटिशियंस आएंगे उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा कि पहले एक आदमी ने काम किया था लेकिन 2024 में उसे नहीं लाया गया था, तो हम काम क्यों करें, हम भी वही काम करेंगे
जो ये लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग सत्ता में टिके हुए थे। तो इनको ना लाना उसकी वजह से एक मोटिवेशन क्रिएट होगा जो फ्यूचर में भारत पे बहुत बुरा इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इन शॉर्ट, पॉलिटिक्स ऑफ वर्क पे अगर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो वही ऑब्वियस फैक्टर्स है, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, इंडिया पाकिस्तान और ना जाने कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे पॉलिटिशियंस फोकस करेंगे। तो इस पे आपकी राय क्या है वो कमेंट में बताएं। मुझको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।